Hello everyone, welcome to Kalam IS. So we are looking at the current test series of the Kalam IS Academy, in which we are providing you the 1.5 years current affairs, and today we will be starting the session 1 of polity current affairs, right. So whenever you see any news in the newspaper, what you should read from that? Not only knowing the news is enough, but going into the background, going into the reference material, what you should learn from that we will also see in this class, right. So आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के साथ साथ आपको क्या क्या बुक के रेफरेंस लेनी चाहिए, क्या क्या पढ़ने चाहिए, उसके बैकग्राउंड में जाके क्या करनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में कोई भी आर्टिकल्स हो सकता है वो एक पॉलिटिकल न्यूज़ हो, राइट। तो पॉलिटिकल न्यूज़ का इशू जरूरी नहीं है कि हमारे यूपीएससी के लिए जरूरी हो, राइट, बट इट इज द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज़ may be very much relevant for our study point of view for the UPSC prelims exams and for the UPSC mains exam. Our session today will be dedicated for the prelims point of view. So let's start the session. It was in the news that energy conservation amendment bill in Lok Sabha, ये 2022 अगस्त के टाइम का न्यूज़ है। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि न्यूज़ आई थी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ये अब एक्ट बन चुका है, ये बिल पास हो चुकी है, राइट। सो व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट? ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हमारे पास नहीं था। हमारे पास पहले भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 था, और ये बिल जो लाया गया है दैट हैज बीन ब्रॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ओके। So energy conservation act, why do we need it? Because हमारा टारगेट क्या है? By 2030 we should have 500 gigawatt of renewable energy, isn't it? And along with that 50% should come from the non-fossil fuel energy, right? So to fulfill that, energy conservation amendment act has been passed. इसमें क्या होगा, क्या चीज आया इसमें? तो अब क्या हो रहा है कि द डेजिग्नेटेड कस्टमर में रिक्वायर्ड टू मीट ए प्रोपोर्शन ऑफ द एनर्जी नीड्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। आपको पता है कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, है ना, एंड उसके लिए ही हमारे पास टारगेट है 2030 तक हमको पूरा करने का, राइट। सो अब से जो है वो डेडिकेटेड कंज्यूमर के ऊपर नॉन फॉसिल फ्यूल का कुछ प्रोपोर्शन एनर्जी नीड्स के थ्रू कवर किया जाएगा, राइट। देन एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर द बिल्डिंग कैन बी इशूड, और ये किसके लिए किया जा सकता है? फॉर द ऑफिस एज वेल एज फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, बट सबके लिए नहीं, जहां पर भी 100 किलोवाट या उससे ज्यादा का लोड होता है एट दैट पॉइंट ओनली, राइट। देन it may also be energy consumption standards may also be specified for the vehicles and ships. तो ये सब चीजें through this energy conservation amendment act it has been brought. Now carbon credit आपने सुना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन जो हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे जो इश्यूज चल रहा है डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, all these things are based on the carbon credit. How many tons of carbon emission you are saving, or how many tons of carbon emission you are not emitting anymore, right? तो ये दो तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप 100 टन ऑफ, राइट, 100 टन ऑफ कार्बन इमिशन पहले कर रहे थे, सो नाउ यू आर रिड्यूसिंग इट टू 50 टन ओनली. So you are reducing your carbon credit by 50 unit, isn't it? या दूसरे तरह से ये हो सकता है कि that you have created some renewable energy sources like solar power plants आपने लगाया कुछ, and from there you are generating some 50 units of renewable energy. So both can be the situations, and from there what would be generated? Carbon credit would be generated, isn't it?
सो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। बट इससे रिलेटेड ना कुछ इश्यूज भी हैं अपने पास। इश्यूज क्या क्या है? एक तो इशू है कि अभी हमने देखा कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है पास करवाया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो द सोल अथॉरिटी टू implement this act is Ministry of the Power, and the nodal agency to implement this is Bureau of Energy Efficiency, which directly comes under the Ministry of Power, है ना। जबकि आपने हमेशा से ये पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कुछ एनर्जी का कंजर्व हो रहा है, isn't it? So this type of energy conservation comes under the ambit of मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। वहां पे बोला जाता है ना कि ऑल द क्लाइमेट चेंज एंड द रिलेटेड मैटर्स शुड बी कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। एट द सेम टाइम environmental norms and forestry should also be covered under the environment and climate change ministry। लेकिन यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट किसके थ्रू हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये एक इशू हो सकता है ना। देन दूसरा, आपने इतना कुछ तो कर लिया कि डेडिकेटेड कस्टमर्स को नॉन फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से को लाने के लिए बोला जाएगा, बट हु विल रेगुलेट? Who will regulate whether it is happening or not, whether the act is being implemented properly or not? So there is no clarity on who will regulate, there is no specified regulator for that in the act। तो ये भी एक इशू है। देन जैसे हमने बताया कि 100 यूनिट्स या तो आप फ्रेश 50 यूनिट्स जनरेट कर लें या 100 में से आप फ्रेश 50 यूनिट्स का कार्बन इमिशन रिड्यूस कर दें, तो दोनों तरह से हो सकता है। तो सेम एक्टिविटी may be eligible for the renewable energy generation or for the saving, right? तो दोनों केस में एक ही एक्टिविटी से ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन होगा कि इसको किस तरह से काउंट करें, है ना। देन challenges in meeting the non fossil fuels under the obligation। अब जनरली जो आप देखते होंगे, जो दिल्ली में हो या फिर कोलकाता में हो, मुंबई में हो, वहाँ पे क्या होता है कि एक डेडिकेटेड एक डिस्कॉम होता है। फॉर एग्जांपल कि दिल्ली में है टाटा का पावर कंजम्पशन जो है, पावर सप्लाई आता है। तो हमारे पास जो है ना फॉर शिप्स और फॉर द बिल्डिंग्स, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है टू गेट द नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी, है ना, क्योंकि वो सप्लायर नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है उतना ज़्यादा। सो चॉइस नहीं होने के कारण इसको, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना में भी टफ टास्क, इजंट इट। तो ये एक इशू हो सकता है। ऐसे गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई है तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव थॉट ऑल दिस थिंग्स। सो वी होप कि इन नियर फ्यूचर ऑल दिस की इशूज शुड बी रिमूव्ड, और हम लोग हमारा जो 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक अचीव करने का, we hope that we should achieve that, है ना। So this was the this news। Let's go to the second news। दूसरा न्यूज ये कह रहा है कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स बिल फॉर गति शक्ति यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब देखो ऐसा सिचुएशंस आ रहा है पूरे वर्ल्ड में या and also in India that there is some dedicated universities needed। For example, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी हो जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी हो जाए। सो सिमिलरली दिस गति शक्ति यूनिवर्सिटीज इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। ऐसा नहीं है कि ये पहले से इस तरह का कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, बट इसको नए तरह से रिवैम्प किया जा रहा है। एक दूसरे जो पहले से एक यूनिवर्सिटी था उसको रिवैम्प किया जा रहा है और उसको गति शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। इसके लिए एक बिल लाया गया था। बिल क्यों लाया गया? बिकॉज हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑलरेडी था 2009 का। सो वी हैड, if we wanted to change some universities into some other form, or we wanted to bring some new universities, then we will have to amend this act, isn't it? इसलिए हमने लाया the Central Universities Amendment Act 2022। The act has been brought by the Ministry of Skill and Development and
एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्व होगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बिकॉज ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय बन रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली इसको रन किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट बड़ोदरा जो था, अब उसको चेंज करके बना दिया जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, राइट। और इसको क्या होगा, इट विल बी स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो रिमेंबर दिस टू फैक्ट्स, the act has been brought by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship because some form of skill development is being done, है ना। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा मिनिस्ट्री जो है इसको स्पॉन्सर करेगी या फंड करेगी, तो दैट वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। डू नॉट कंफ्यूज विद दैट, ठीक है। एंड अगर जरूरत पड़ेगी सरकार को, अगर जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, then similar type of the universities can be set up in India, मतलब more such universities can be set up in India as well as abroad also, right. And what will be the purpose of this? To provide the quality teaching, research, skill development in disciplines related to transportation, technology and management. So all these will be the purpose of these universities. समझ में आया? तो पहले से हमारे पास एक एक्ट था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, इसको हमने अमेंड करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022 लाया और वहां से गति शक्ति विश्वविद्यालय हमने बनाया, राइट। नेक्स्ट न्यूज, रीड दिस। Now, Indian Antarctic Bill 2020. All of you know that climate change is such a huge, मतलब इतना बड़ा इशू अब है पूरे वर्ल्ड में, isn't it? The whole world want to save Antarctica. साउथ पोल में है हमारे पास अंटार्कटिका, so whole world want to save Antarctica. For that purpose only, Indian government also brought Indian Antarctica Bill 2022. अब इस बिल के अंदर क्या हो सकता है कि अब देखो, इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 हमने लाया है अपने पार्लियामेंट के थ्रू, हमारे अपने पार्लियामेंट के थ्रू बाय द रेटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब नहीं है कि अंटार्कटिका, पूरे अंटार्कटिका के लिए, सारे देशों के लिए ये चीज इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस है कि वी इंडियंस and all the institutions of the Indians will be following this act to means protect the environment of Antarctica, है ना। Ministry of Earth Science is involved in this and there will be set up of Indian Antarctica Authority जो कि look up करेगी all these activities whether this has been implemented properly or not. तो क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट में, इंडियन अंटार्कटिका एक्ट 2022? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2023. इट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। अब जब पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 253 किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह को रेटिफिकेशन करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट एक बिल या कोई एक्ट ला सकती है इन द इंडियन पार्लियामेंट टू रेटिफाई एनी कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रीटी और एनी प्रोटोकॉल, राइट। सो अंडर दैट आर्टिकल ओनली दिस अंटार्कटिका ट्रीटी को गिविंग इफेक्ट के लिए यहाँ पर हमने ये इंडियन अंटार्कटिका एक्ट, अंटार्कटिक एक्ट 2022 लेके आया है। किस किस पे अप्लाई होगा ये? तो वेदर इट इज फॉर एनी पर्सन, वेदर फॉर द एनी वेसल, एनी एयरक्राफ्ट, हर एक चीज जो है, जो भी इंडियन एक्सपेडिशन इन अंटार्कटिका में हो रहे हैं, फॉर दैट दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नाउ देयर विल बी ए सेंट्रल कमिटी. What is the name of the committee? A committee
on Antarctic governance and environmental protection. This committee will be chaired by the Secretary of Ministry of Earth Sciences. And what will be the function of this committee? This committee will grant permit for the various activity. Please listen to this carefully because ये exactly statement बन के आ जाता है in prelims question और आप वहाँ पे हो सकता है कि 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दिया हो और वहाँ पे 3 ही स्टेटमेंट सही होता है तो फिर वहाँ पे फंस जाते हैं, राइट। ऑल द अबव का वैसे भी चांसेस अब धीरे धीरे कम कर रहा है यूपीएससी, है ना। तो फंक्शन ऑफ द कमिटी विल बी टू ग्रांटिंग परमिट फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, implementing and ensuring compliance of the relevant international laws for protection of Antarctic environment, obtaining and reviewing relevant information provided by the parties to the treaties convention in this negotiation fee charges which other parties and activities in the Antarctica. So these are the function of this committee on Arctic governance and environmental protection. ठीक है, ये समझ में आया। देन अब हम लोग जो इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट 2022 बना रहे हैं, सो व्हाट शुड बी द एक्टिविटीज विच शुड नॉट बी डन इन अंटार्कटिक रीजन्स। तो सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा कि कोई न्यूक्लियर मीन्स अटैक नहीं होना चाहिए या कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होना चाहिए अंटार्कटिक में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है और न्यूक्लियर अटैक वगैरह या न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होता है तो सबसे ज़्यादा हीट जनरेशन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो आइस पिघल सकता है। तो नो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और डिस्पोजल ऑफ द रेडियोएक्टिव वेस्ट शुड बी देयर। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टेराइल सॉइल या डिस्चार्ज ऑफ द गार्बेज, प्लास्टिक और अदर सब्सटेंस इनटू द सी व्हिच इज हार्मफुल टू द marine environment. So all these things will be prohibited under the Indian Antarctic Act 2022. अगर फिर भी कोई करता है, these are the offenses which are prohibited. If someone performs these activities, then what should be their punishment? Punishment होना तो जरूरी है क्योंकि बिना punishment के वैसे भी नहीं हम लोग मानते हैं। अब बाइक चला रहे होते हो, जब तक चालान में सामने से वो खड़ा नहीं हो तब तक लोग हेलमेट पहनते नहीं, राइट। तो पनिशमेंट तो होना जरूरी है। तो इसलिए क्या करेंगे कि अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है तो वेरी सीवियर पनिशमेंट इज देयर, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 years which may be extended to life imprisonment as well as the fine of at least 50 crore rupees। ठीक है, तो ये देखिए हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो नहीं करे। दूसरा, ड्रिलिंग फॉर द मिनरल रिसोर्सेज और इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव एनिमल्स और द प्लांट इन अंटार्कटिका विदाउट परमिट वुड बी पनिशेबल फॉर द इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन अप टू 10 लाख से 50 लाख। तो अगर आप कोई मिनरल रिसोर्सेज का ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो फिर आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है अप टू 7 years या फाइन हो सकता है अप टू 50 lakhs। एंड थर्ड, the central government notify one or more session court to be the designated court, means to all these offenses को prohibit करने के लिए speedy trial होना जरूरी है। तो speedy trial कैसे हो सकता है? speedy trial तब होगा अगर कोई designated court दिया जाए, right? So center can issue the designated courts so that this act should be implemented in proper manner, right? ये समझ में आ रहा है? Indian Antarctic Act, once again this is not for whole world, this is for the Indians, this is for the Indian vehicles and this is for the Indian institutions which need to be followed by India, because हमने एक international treaty को ratify करना है, हम उस treaty को ratify कर रहे हैं, है ना। Then next news is Center formulates rule for Criminal Identification Act। अब ये क्या है? क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। जब भी कोई क्राइम होता है, राइट, तो कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, या तो जो क्राइम करता है ना, या तो जो विक्टिम होते हैं, या जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी
उनको उस क्राइम को सर्विलेंस में लेते हैं या उस पर कुछ मीन्स कोई एक्शन लिया जा रहा होता है, तो सीबीआई का कुछ एक्शन लिया जा रहा है या पुलिस की कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, है ना। तो ये दैट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन बी देयर। तो इस एक्ट को आइडेंटिफिकेशन को मोर इजियर बनाने के लिए, मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया है, द क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। दिस हैज बीन ब्रॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 हमारे पास पहले से है। और उस एक्ट में बेसिक्स इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कि फिंगरप्रिंट लेना, फुटप्रिंट लेना, ये सब चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड था टू आइडेंटिफाई द कन्विक्ट्स या क्रिमिनल्स जो भी वहाँ पे हैं। सो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 हैज ऑलवेज बीन देयर, बट नाउ वी आर अमेंडिंग दिस एक्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसको अमेंड करके अब हम क्या कर रहे हैं, द टाइप ऑफ डाटा विच कैन बी कलेक्टेड, इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और यहाँ पे बहुत तरह के डाटा हो सकते हैं। रेटिना अब स्कैन किया जा सकता है, हो सकता है दैट इन 1920 के टाइम पे रेटिना स्कैन नहीं हो सकता था। ठीक है, और भी बहुत तरह की चीज़ें स्कैन किया जा सकते हैं, बहुत तरह का सैंपल्स लिया जा सकता है जो पहले 1920 के टाइम पे पॉसिबल नहीं था फॉर द आइडेंटिफिकेशन। सो इस एक्ट को अमेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, है ना। एंड पर्सन फ्रॉम होम सच डाटा में बी कलेक्टेड, बिकॉज अब तो क्राइम करने वाले के मीन्स वेराइटी भी अलग हो गए हैं, है ना। देन ऑथोरिटी डेट में ऑथराइज सच कलेक्शंस। तो डाटा परमिटेड टू बी कलेक्टेड, पहले से जो हमारे पास है फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट वगैरह लेना, वो सब तो इंक्लूड है ही। उसके अलावा हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं थ्रू दिस एक्ट, biological samples and their analysis. Now this can be taken. Behavioral attributes including the signature, handwritings, these can be included. Examinations under section 53 and 53A of the CRPC, for example ki blood, semen, hair samples, swabs, analysis such as the DNA profiling. DNA profiling 1920 के टाइम पे तो नहीं हो रहा था. So now DNA profiling can be taken for the identification of criminals or the convicts, है ना. कौन कौन ये ले सकता है, पर्सन हुज डाटा में भी कलेक्टेड, मतलब किस किस पर्सन का ये डाटा कलेक्ट किया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट इज कन्विक्टेड और द अरेस्टेड में ऑफेंस, द बायोलॉजिकल सैंपल्स में बी टेकन फॉर्सिबली ओनली फ्रॉम पर्सन्स अरेस्टेड. तो देखो ऐसा सिचुएशंस होता है कि बहुत बार फोर्सिबली डाटा कलेक्शन नहीं किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज ऑल्सो राइट टू प्राइवेसी. किसी के राइट टू प्राइवेसी को हनन करके, means by abrogating the right to privacy, you cannot forcibly take the samples for the identification, right? And for that matter, लेकिन कुछ exceptions हैं इसे. For example कि अगर offenses is related to the woman or the child, then in that matter this biological samples can be taken forcibly. Then second, person, this is very important, पर्सन डिटेंड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. ऐसे तो आपके पास प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोटेक्ट करता है, बट उसके थ्रू नाउ द क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के अंदर अगर पर्सन डिटेंड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो वो सब डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा. ठीक है. एंड on the order of the magistrate from the person, not just arrested person, to aid investigation. अगर magistrate बोलता है, अगर magistrate बोलते हैं, then in that case data can be collected not only from the arrested person but the concerned person also, मतलब जो दूसरे person भी हैं जिनका डाटा कलेक्ट करना ज़्यादा important है, right, to identify the criminals. एंड पर्सन हु में रिक्वायर और डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द डाटा, मतलब कौन से ऑथोरिटी हैं जिनको ये डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी. सो दीज आर द पुलिस स्टेशंस में होंगे, हो सकते हैं,
या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के हो सकते हैं, हेड वार्डन ऑफ द प्रिजन हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हो सकता है. So these are the person who is having authority to collect such data to identify convicts, to identify criminals. Right? ये समझ में आ रहा है? ठीक है. Then there will be the National Crime Record Bureau and it will be the central agency to maintain records. अब देखो एक बार जो क्रिमिनल की कोई एक्टिविटी करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उसका डाटा हमारे पास आ जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास. अगर सेम पर्सन कुछ कोई और क्राइम करता है तो उस डाटा से हम लोग डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं दैट दिस इज द पर्सन, दिस हैज बीन, दैट पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली. So for that matter, National Crime Record Bureau is keeping its data. Now ये डाटा कितने साल तक रिटेन कर सकता है? So the maximum limit for which this electronic form, digital or electronic form of data can be taken is or retained is 75 years. 75 years ऐसे भी नॉर्मल लाइफ स्पैन है एक ह्यूमन बीइंग. इंडिया का कितना है? 71 years, राइट. तो 75 years तक अगर डाटा रहता है तो there are high chances कि that person may not be alive to commit more crimes or more anything criminal activities. And records will be destroyed in case of person who are acquitted after all appeals or released without trials. ठीक है. तो अगर वो इंसान जिसके प्रिवेंटिव डिटेंशन, फॉर एग्जांपल कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो किसी भी पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर शक होगा उसके ऊपर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं. बट जरूरी नहीं है कि उसने क्राइम करने का उसका इंटेंशन ही हो, वो क्राइम करे ही. तो इन दैट अगर वो क्राइम नहीं करता है तो इन दैट केस दैट पर्सन विल बी एक्विटेड. तो ऐसे पर्सन का रिकॉर्ड जो है वो मिटा दिया जाएगा. सो दिस वाज द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. नाउ नेक्स्ट न्यूज. Next use is Rajya Sabha reserved decision to allow private bill and amending preamble. तो preamble, ठीक है. तो एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था टू अमेंड द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. preamble आपको पता ही है कैसे आया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू आया था. एंड क्या क्या preamble में है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व ऑल दिस थिंग्स, है ना. किस तरह का नेचर है हमारा? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टाइप का, है ना. सो क्या इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल जो लाया गया तो इसमें क्या इंक्लूड करने के लिए इन्होंने बोला? सो द पर्सन, द मेंबर हु हैज ब्रॉट दिस बिल, दे वर आस्किंग टू सब्स्टिट्यूट इक्विटेबल फॉर द वर्ड सोशलिस्ट. अब इन्होंने बोला कि सोशलिस्ट वर्ड को मतलब सब्स्टिट्यूट करके इक्विटेबल लेके आओ. तो इक्विटेबल लेके आने से क्या होगा कि जिस गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा सहायता दिया जाएगा. असर्टिव एक्शंस वुड बी गिवन मोर फॉर दैट सेक्शन, है ना. देन इक्वालिटी, सेकेंडली द वर्ड इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिल सीक्स टू बी सब्स्टिट्यूट. इससे क्या होने लगेगा? equality of status and opportunity to be born, to be fed, to be educated, to get a job and to be treated with dignity. These words should be added in the preamble itself, right. Then access to information technology. अब information technology का जमाना है. You cannot live a single day without information technology. So this is part and parcel of our life. Therefore, the bill proposed to include the access to information technology and all its implication irrespective of caste, creed, social status and income. एंड थर्ड, फ्रैटर्निटी को चेंज करके अब लाया, मतलब इन्होंने बोला कि फ्रैटर्निटी को चेंज करके लाना जाना चाहिए. फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एज वेल एज हमारे देश के लिए हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है.
ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक बहुत नीचे रहता है. So if you put happiness in our preamble, it will be the moral duty to the legislatures and to the executives that they will try to bring happiness for the Indians. So happiness, assuring high gross domestic happiness, this should also be brought in the preamble itself. तो प्रियम्बल के इन जनरल आपको पता ही है कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच वाज गिवन बाय द पंडित नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था. प्रियम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है? प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है थ्रू आर्टिकल 368. क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो सबसे पहले तो बेरूवारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली, सुप्रीम कोर्ट said that the preamble is not the part of the constitution. Then फिर केशवानंद भारती केस आया. केशवानंद भारती केस में the Supreme Court overturned earlier judgment and it said that the preamble is an part of the constitution and some of the features which is given, some of the keywords which is written in the constitution in the preamble, sorry, like the socialist, secular, democratic republic, justice. So all these things are basic structure of the constitution, basic feature of the constitution. So these cannot be amended, right? Then came the LIC of India. In LIC of India, it has been reiterated that preamble is the integral part of the constitution, है ना? So preamble को amend किया जा सकता है. कितनी बार preamble को amend किया गया है अभी तक? The preamble has been amended only once by the 42nd Constitutional Amendment Act और उससे ऐड हुआ था सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड एंड इंटीग्रिटी वर्ड. ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडिया सोशलिस्ट नहीं था, इससे पहले इंडिया सेकुलर नहीं था. तो दिस वाज मीन्स पहले से टू क्लियरिफाई इट मोर, हमेशा से इंडिया सोशलिस्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमेशा से इंडिया सेकुलर था आफ्टर इंडिपेंडेंस. बट इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड डाला गया एंड ऑल्सो द इंटीग्रिटी वर्ड. नाउ द जस्टिस क्या क्या है इसमें? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. कहाँ से लिया हमने? रशियन रिवॉल्यूशन से इट इज इन्फ्लुएंस्ड द जस्टिस, है ना. एंड LEF, लिबर्टी, equality and fraternity of the preamble has been taken from the French Revolution. And two more important thing which you should remember वो है कि the preamble is neither the source of the power to the legislature nor the prohibition upon the power of the legislature. मतलब कोई पावर का सोर्स नहीं है preamble that any legislature would say that I would bring this kind of legislation, I would bring this type of the law. तो ऐसा कोई पावर प्रियम्बल नहीं देता है. सेकेंडली इट इज नॉन जस्टिसिएबल. नॉन जस्टिसिएबल जस्ट लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नॉन जस्टिसिएबल मीन्स यू कैनॉट विजिट टू द कोर्ट फॉर दिस पार्ट, है ना. सो इट इज नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो प्रियम्बल का पूरा चैप्टर आपका यहां से रिवाइज हो गया. ठीक है. Next news is Assam BJP MLAs MPs write to the center demanding autonomous state for the Hill district. Now what is this autonomous state or what is this Assam? तो जैसे ही असम का नाम आता है वैसे ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए दैट इज इट इज अंडर द 6th शेड्यूल. असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना. सो दिस इज अंडर द 6th शेड्यूल एंड वहां पर ऑटोनोमस स्टेट फॉर द हिली डिस्ट्रिक्ट की डिमांड हो रही है. नाउ जब ये न्यूज आ रहा है तो व्हाट शुड यू रेफर फ्रॉम द लक्ष्मीकांत बुक और एनी अदर रेफरेंस बुक विच यू आर फॉलोइंग, सुभाष कश्यप और व्हाट एवर बुक DD बसु, whichever book you are referring. तो वहां पे आपको जाके देखना चाहिए कि व्हाट इज 5th शेड्यूल
व्हाट इज सिक्स शेड्यूल, है ना, किस शेड्यूल के अंदर किसको क्या अथॉरिटी है, कहाँ पे ये शेड्यूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, ये सब चीज़ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे ही आप ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देखेंगे वैसे ही आप उस बुक से वो चीज़ निकाल के उस टाइम पे आप रिवाइज कर लेंगे, राइट। दिस शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो फिफ्थ शेड्यूल it is for the administration and the control of states except Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram, because वहाँ पे 6th शेड्यूल लग रहा है, and 6th शेड्यूल is for the Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram, उसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के लिए 6th शेड्यूल है ना। तो 6th तो ये हो गया, फिफ्थ के कहाँ पे लग रहा है, लाइक द आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। क्या कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जहां पर 5th शेड्यूल लागू हो रहा है? देयर इज नो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वेयर 5th शेड्यूल इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहाँ पे, वहां पे क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? 6th शेड्यूल इंप्लीमेंट हो रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। According to Article 244 and the 244A of the Part 10 of the Constitution, scheduled and the tribal areas can be notified, है ना। And why this scheduled and tribal areas are notified? Because वहाँ पे उनका जो कल्चर होता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या शेड्यूल कास्ट के लोग जो है, उनका जो कल्चर है, उनका जो मीन्स ट्रेडिशन जो है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द एबोरिजिनल्स, इजंट इट। नाउ जब बात कर ही रहे हैं हम लोग ऑटोनॉमी इन द असम वगैरह का, तो देख लेते हैं कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में किसके पास क्या क्या पावर होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी 5th शेड्यूल का बात होगा तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर होगा, प्रेसिडेंट के पास होल्ड होगा, और जब भी 6th शेड्यूल का पावर होगा तो वहां पर गवर्नर का पास पावर होगा। कैसे? तो कौन शेड्यूल्ड एरिया को डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर शेड्यूल्ड एरिया। प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज, डिक्रीज और अल्टर द बाउंड्री ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज। समझ में आ रहा है? देन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर। द गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यहाँ पे कि Governor submits a report to the President regarding the administration of the scheduled areas. Then there would be a Tribal Advisory Council. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शेड्यूल्ड एरिया, 5th शेड्यूल एरिया वाले में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बन रहा है। ऐसे इन जनरल आप लोग गलती कर सकते हैं, बिकॉज ट्राइबल वाला जो होता है वो आप सोचोगे कि ये तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होगा ज़्यादा ट्राइबल्स, है ना, तो ये तो 6th शेड्यूल में होना चाहिए। बट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन जनरल इन 5th शेड्यूल एरियाज। और क्या काम होता है? टू वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द 5th शेड्यूल एरियाज। कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे शेड्यूल्ड एरियाज में? तो इसके लिए गवर्नर एम्पावर्ड होगा। गवर्नर जहां जिस भी एरिया में, फॉर एग्जांपल कि आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के गवर्नर जो हैं वो बताएंगे कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा या कौन सा लॉ अप्लाई होगा आफ्टर मॉडिफिकेशन, है ना। सो दिस पावर इज टू द गवर्नर। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिक्वायर्ड द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन, और इसके थ्रू ही भूरिया कमीशन, देवार कमीशन, ऑल दिस कमीशंस वेयर इस्टेब्लिश्ड, और उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन द शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल इन द शेड्यूल्ड एरियाज, है ना। तभी जो है पीबीटीजीज वाला कॉन्सेप्ट आया, राइट। वो तो हमारा हो गया 5th शेड्यूल। नाउ वी विल सी द 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनेगा, बट डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट काउंसिल।
अब ऐसा नहीं है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आपने बना दिया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, तो वो अब स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव है उसके मतलब पावर, उसके डोमेन से अलग हो गया। ऐसा नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव का भी वहां पर पावर, उसकी भी ऑथोरिटी वहां पर होगी। तो ऑर्गेनाइज और द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौन कर सकता है? जैसे मैंने बोला कि जनरली जो होता है वो गवर्नर के पास ये पावर होता है इन द 6th शेड्यूल। तो गवर्नर कैन इंक्रीज, डिक्रीज और द चेंज द नेम ऑफ द। और 5th शेड्यूल में क्या था? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और यहाँ पर दो मेजर काउंसिल होगा, एक तो है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और दूसरा है रीजनल काउंसिल। सो ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट विल हैव ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन विच देयर विल बी 30 मेंबर्स। उस 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे और 26 मेंबर्स जो होंगे वो होंगे इलेक्टेड, राइट। And the districts and the regional administration, this district council, they can frame their own laws. The act of the parliament or the state legislature does not apply to the autonomous district and the autonomous region, or apply with a specified modification and exceptions. जिस तरह से मीन्स जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एक्ट जो है, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब फॉर एग्जांपल कि असम के स्टेट लेजिस्लेचर अगर कुछ सारा एक्ट जो भी पास करता है वो उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दैट एक्ट मे बी अप्लाइड विद सम मॉडिफिकेशन और दैट एक्ट मे नॉट बी अप्लाइड, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वेयर फॉर द 6th शेड्यूल। ठीक है, इतना समझ में आया? लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। सिटीजनशिप बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। तो वी विल सी सम बेसिक थिंग्स अबाउट द सिटीजनशिप। ये बोला जा रहा है कि 6 लाख इंडियंस रिनाउंस सिटीजनशिप and 10,645 foreigners applied for the Indian citizenship in the time period of 2016 to 2020। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि सिटीजनशिप जो है वो, अब इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का डेमोग्राफी चेंज होगा, है ना। तो रेनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के अंदर आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल के अंदर आ रहा है? आर्टिकल नंबर 5 to 11 के अंदर, अंडर द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को कवर किया गया है। वहाँ पे एलेबोरेटली लिखा गया है कि किस किस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा और किस किस पर्सन का इंडियन सिटीजनशिप चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 5 तरीका दिया गया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय द बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन या थ्रू registration. These are the 5 methods through which Indian citizenship can be acquired, right? अभी हमने देखा ना कि 10,645 लोगों ने रजिस्टर करने के लिए बोला है सिटीजनशिप। सो दे आर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप थ्रू दिस सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है 1955 and this act provides the acquisition and the loss of the citizenship after the commencement of the constitution. Similarly, loss of the citizen कैसे हो सकता है? By the renunciation। अगर कोई पर्सन अपने आप ही बोल दे रहा है कि अब से मैं इंडिया का सिटीजनशिप नहीं हूँ, मतलब मैं अब इंडिया का सिटीजन नहीं हूँ, आई एम लिविंग द इंडियन सिटीजनशिप, सो बाय रेनुंसिएशन ही कैन लिव, ही और शी कैन लिव इंडियन सिटीजनशिप। Second, by termination। If someone voluntarily acquires the citizenship of another country, India do not follow dual citizenship। यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो फॉरेन कंट्रीज का भी सिटीजनशिप रखा हो और इंडियन सिटीजनशिप भी रखा हो। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो वो ऑलरेडी अपने आप ही जो है वो इंडिया का सिटीजनशिप लूज कर जाएगा। वी डू नॉट हैव डुअल सिटीजनशिप कंसेप्ट। एंड बाय डेप्रीवेशन, कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि सम पर्सन इज शुड नॉट बी अलाउड द इंडियन सिटीजनशिप, सो द इंडियन गवर्नमेंट कैन टर्मिनेट सिटीजनशिप ऑफ द दैट पर्सन, राइट। तो ये समझ में आया, बेसिक फैक्ट्स ही हमने रिवाइज किया यहाँ पे।
Then next article, veil of privacy can be lifted for the legitimate state interest. Center response in Delhi High Court. Government said lawful interception, monitoring or decryption of any message information stored in the computer. राइट टू प्राइवेसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये राइट टू प्राइवेसी, बिकॉज जो ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो अभी तक हमारे पास नहीं हुआ है ना। तो राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? राइट टू लाइफ के अंदर आएगा, इम्प्लाइड वाला आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आ जाएगा। सो इट विल कम एज ए राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड इन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द, इट इज इंट्रिंसिक मतलब इसको लिखा नहीं गया है एग्जैक्टली राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट की तरह, बट इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 राइट। एक बहुत ही फेमस जजमेंट है केएस पुट्टास्वामी केस 2017 का, और इसी में बोला गया था कि प्राइवेसी इज ए नेचुरल राइट दैट इनहेरिट्स इन ऑल नेचुरल पर्सन। मतलब ये जो है राइट टू प्राइवेसी दिस इज ए नेचुरल राइट एंड इट शुड कम एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी को तभी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि अगर 3 कंडीशंस हैं कि सच एक्ट्स एक्शन मस्ट हैव ए लेजिटिमेट मैंडेट, कि प्रॉपरली लेजिस्लेचर से बना हुआ वो एक्ट हो, या तो अमेंड ये पार्लियामेंट से बना हुआ हो, या फिर वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर से बना हुआ हो, प्रॉपर लेजिस्लेशन ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया होगा, तभी आपका राइट टू प्राइवेसी मतलब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कंप्लीटली छीना तो नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इट मस्ट बी परस्यूइंग ए लेजिटिमेट स्टेट पर्पस, फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टेट का सिक्योरिटी वाली बात है, तो इन दैट केस राइट टू प्राइवेसी कैन बी रेस्ट्रिक्टेड एंड इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, कि ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा राइट टू प्राइवेसी ही खत्म हो गया। जितना जरूरी है राइट टू प्राइवेसी लेने का, रेस्ट्रिक्ट करने का, उतना ज़्यादा ही करने की जरूरत है। इससे रिलेटेड एक ये भी आया था बी एन श्री कृष्णा कमेटी, बी एन श्री कृष्णा कमेटी इन्होंने रिकमेंड किया था रिगार्डिंग द डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। अब आज के ज़माना में तो डाटा ही सब कुछ है, इन द इंटरनेट टाइम एवरीथिंग इज डाटा, द न्यू ऑयल इज डाटा। तो डाटा इंटरनेट पे वैसे भी आप कुछ भी चीज़ डालते हो, अपना ईमेल आईडी को डाले, अपना नाम कहीं पे डाले, तो वो ऑलरेडी सेव हो जाता है, और पता नहीं वो राइट टू फॉरवर्ड वाला कुछ चीज़ है नहीं। तो इस चीज़ सब की लाने के लिए बी एन श्री कृष्णा कमेटी का डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क आया था, एंड then there has been the draft personal data protection bill 2019, but it has not been passed yet. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? Coming to the next article, people are free to choose religion. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये चीज, कोर्ट रिफ्यूज टू इंटर द पिटीशन ऑन कन्वर्शन। तो बहुत बार ये रहता है ना कि बहुत सारे स्टेट्स एंटी कन्वर्शन लॉ लेके आता है, वही बिकॉज देयर हैज बीन मैसिव कन्वर्शन फ्रॉम वन रिलीजन टू द अनदर रिलीजन एंड दिस इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मेनी पर्सन, because sometimes this is forceful conversion, है ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल 25 इट द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आ जाएगा, है ना। आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, तो आर्टिकल 25 में आ जाएगा कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये कोई भी रिलीजन चूज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, राइट फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस, कि कोई भी रिचुअल्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं आप, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, इफ यू आर सम फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, विच एवर कम्युनिटी यू आर फ्रॉम, तो यू आर प्रोपेगेटिंग
that religion. So these are allowed under the Article 25, which is a fundamental right. Article 25 not only covers the religious beliefs, it also covers rituals. जैसे हमने देखा ये प्रैक्टिस की बात कर रहा है, तो प्रैक्टिस के बाद किस चीज को आप प्रैक्टिस करोगे? रिचुअल्स, ट्रेडिशंस. सो दिस प्रैक्टिसेस रिचुअल को भी इंक्लूड करता है. अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, है ना. वैसे भी कौन कौन सा आर्टिकल नॉन सिटीजन्स के लिए मतलब नहीं होता है? ओनली फॉर द सिटीजन्स कौन कौन सा आर्टिकल है? 15, 16, 19, 29, 30. Except these mostly are for the also for the non citizens. So यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाएगा. The state is permitted to regulate and restrict any economic, financial and political and secular activity associated with the religious practices. अब ये कहाँ से आ रहा है कि हमारा जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, इंडियन सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है, इन दैट केस हमारे पास स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है. देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट. देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन द रिलीजन. तभी तो ये हिंदू मैरिज एक्ट आता है, तभी तो ये आनंद मैरिज एक्ट आता है, तभी तो ये ट्रिपल तलाक हटता है ना. तो इसलिए the states can regulate or restrict the economic, financial, political and such other activities, provide for the social welfare and the reform to through the Hindu religion institution. So all these things are also permitted. दो explanation यहाँ पे include है. एक ये है कि wearing and carrying of kirpan is to be included in the profession of the Sikh religion and the Hindus. Here means Sikh, Jain, Buddhist, सब. ये चीज आपको समझ में आ रहा है? उस न्यूज से उस ये जो पिछले स्लाइड में जो न्यूज था उसमें जो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है वो इस आर्टिकल को अच्छे से समझने की जरूरत है कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है. देन अनदर आर्टिकल, दिल्ली कोर्ट्स acquits journalist Priya Ramani in criminal defamation case filed by MJ Akbar. तो मी टू मूवमेंट आपने सुना होगा, है ना. बहुत सारे सेलिब्रिटीज, सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या जर्नलिस्ट वगैरह सब जो हैं वो मी टू मूवमेंट में आई थी. एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ गट्स to say after the 10 years of the 20 years of the event that someone has sexually exploited them. तो बहुत बड़ी गट्स की बात है. इसी केस में जो है एक जर्नलिस्ट थी प्रिया रमानी, इन्होंने मीटू मूवमेंट के अंदर अपने ट्विटर हैंडल से बहुत सारे पोस्ट किया था और उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये किया था ऑन द यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर इनके ऊपर. तो जब ये इतने सारे ट्वीट्स वगैरह उन्होंने किए जर्नलिस्ट प्रिया रमानी ने, तो ये चीज़ एमजे अकबर साहब को पसंद नहीं आया. सो ही फाइल्ड द क्रिमिनल डिफेमेशन केस. तो एक बार क्या हुआ कि दिल्ली कोर्ट जो है वो एक्विट कर देती है, मतलब जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को. फिर से अपील होता है पर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है. प्रिया रमानी वॉज मतलब कोर्ट का ये कहना था कि राइट ऑफ रेपुटेशन वर्सेस राइट टू डिग्निटी. हमारे पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, तो क्या राइट टू रेपुटेशन नहीं है, राइट ऑफ रेपुटेशन नहीं है? हमारा लाइफ, आप अगर मेंटली हैरास हो सकते हैं, कोई आपके रेपुटेशन को हैम्पर करता है तो, इजंट इट? या किसी की डिग्निटी को कोई हैम्पर करता है, किसी के मेंटल पीस को कोई हैम्पर करता है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो राइट ऑफ रेपुटेशन वर्सेस राइट टू डिग्निटी. क्या ये वुमेन जो ट्विटर के हैंडल के थ्रू बोल रही है कि शी हैज बीन फेसिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो क्या वो अपने राइट टू डिग्निटी को ब्रिंग अप कर सकती है कि नहीं थ्रू दिस ट्विटर एंड ऑल? एंड द पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट
who has been victimized, whether there is right of reputation to that person or not. तो इस केस में क्या हुआ था, इन क्रिमिनल डिफेमेशन केस, तो ये चीज मैंने बता दी ऑलरेडी, द राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी, द कोर्ट बोल रही है कि राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो यहाँ पे वुमेन की डिग्निटी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है देन की राइट ऑफ रेपुटेशन को, बिकॉज वुमेन्स डिग्निटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट, राइट टू रेपुटेशन कहाँ से आ रहा है, राइट टू रेपुटेशन इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। वहीं से आपको एक अच्छा लाइफ चाहिए, आपको एक अच्छा लाइफ जीना है, तो वहां पे आप एक रेपुटेड पर्सन की तरह अगर जीते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। सो राइट टू रेपुटेशन कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21, isn't it? Then section 499 of the IPC of 1860 वो also cover कर सकता है criminal defamation को, and is not a restriction on the freedom of speech and expression। तो criminal defamation मतलब IPC 4 सेक्शन 499 के अंदर criminal defamation है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, इन ईच एंड एवरी केस क्रिमिनल डिफेमेशन ही लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ टू लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो बाद में इसको तो इसके स्कोप को और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया था मेनका गांधी केस में, जहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को भी इंक्लूड कर लिया गया। सो बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑल्सो इफ समवन इज हैम्परिंग योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो वहाँ पे या तो स्टेट का गलती है या प्राइवेट इंडिविजुअल का गलती है, तो दैट कैन बी पनिश्ड। ठीक है, तो इस सेशन 1 में इतना ही है। वी विल कंटिन्यू आवर करंट अफेयर्स क्लासेस इन नेक्स्ट सेशन। सी यू इन सेशन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू।